मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है मुर्दिया आत्मकथा, जो कि तुलसी राम के द्वारा लिखित है। देखिए बच्चों, इसके 7 अध्याय हैं, जिसमें से मैं 4 अध्याय इसके ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और जो हमने 4 अध्याय इसके हम कर चुके हैं वो कौन से हैं? मुर्दिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, और मुर्दिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, और मुर्दिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। हम ये 4 अध्याय इसके ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम जो इसके अध्याय करेंगे वो जो 3 जो अध्याय इसके बचे हुए हैं, यानी कि भूतनिया, नागिन और चले बुध की राह और आजमगढ़ में फाका कशी, ये तीनों अध्याय आज हम कवर करेंगे। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी सभी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका 5वां अध्याय भूतनिया नागिन। इसमें लेखक लिखते हैं कि हमारे गांव में एक नट परिवार रहता था, जिसका मुखिया था सोफी। वैसे तो वह मुसलमान परिवार था, लेकिन ये कभी भी नमाज नहीं पढ़ते थे। इनका जो रहन सहन था वो हिंदुओं के जैसा ही था। सोफी की एक बड़ी बेटी थी ललती। गांव वाले इसे नटनिया के नाम से पुकारते थे। वैसे तो यह अनपढ़ थी, लेकिन एक दिन वह मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हो गई। इसलिए एक दिन मैंने उसे चिकनी जमीन पर लिखकर कुछ अक्षर सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। बहुत कोशिश के बाद भी मैं उसको लिखना पढ़ना नहीं सिखा पाया। अभी मैं 7वीं कक्षा में ही पढ़ रहा था। फिर भी अगर कोई मुझसे कुछ सीखना चाहता है तो मैं उसे बहुत मानने लगता था और शिक्षा में तल्लीन हो जाता था। किंतु पारंपरिक जो ग्रामीण समझ थी, उसमें यदि 2 पात्र कहीं पर बात करते हुए अगर दिख जाते थे तो कल्पना की उड़ान से उन्हें अंधेरी गलियारों में समा जाती थी। यानी कि कुल मिलाकर मैं अत्यंत तनावशील रहने लगा। इस बीच एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था कि अचानक मैंने देखा कि मुर्दिया के पास एक झाड़ी से होकर नटनिया सांप सांप चिल्लाते हुए भाग रही है। मैंने लाठी ली और सांप को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। वह धान के खेत में चला गया। खेतों में पानी भरा हुआ था। मैं उस पर अंधाधुंध लाठी चलाने लगा। मैंने देखा कि उसकी पूंछ झड़ गई थी। मैं सांप को वहीं पर छोड़कर दलित बस्ती में आ गया। कुछ देर के बाद सांप मरने की बात जो है वो पूरी बस्ती में फैल गई। लोगों का कहना था कि यह मुर्दिया का बहुत पुराना भूत था, इसलिए इसकी पूंछ झड़ गई। मैंने जो मेरे गुस्सैल चाचा थे, नगर चाचा, उनका कहना था कि भूत जो है वो नाग के रूप में घूम रहा है और उन्हें कोई मार दे तो भूतनी नागिन जो है वो बनकर मारने वाले को फोटो खींचकर अपनी आंखों में बसा लेती है और वह 12 वर्ष तक बदला लेने के लिए घूमती रहती है। इसलिए घर में इस बात से सब बहुत भयभीत थे। इसलिए मुझे भैंसवर में सोने के लिए कहा गया। यानी कि भैंसवर किसे कहते हैं? हमारे घर के जो अंदर एक ऐसा कमरा था जहाँ पर भैंस बंधी जाती थी, और कमरा इतना छोटा था कि भैंस के पास ही मेरी खाट मुश्किल से अटक पाती थी। कई बार तो मच्छरों से बचने के लिए भैंस अपनी पूंछ को हिलाते हुए कभी कभी तो मेरे ऊपर ही मार देती थी। मैं अचानक से यह सोचकर भयभीत हो जाता था कि नागिन बदला लेने आ गई। मेरे जीवन का यह एक अनोखा दौर था। संस्कृत के पंडित जी ने के कहने पर मैंने एक छोटी सी गीता खरीदी। रोज सुबह उठकर मैं उस गीता के 5 श्लोक पढ़ता और कहीं ना कहीं मुझे यह विश्वास था कि अब जो ये नागिन है वो मेरे पास फटकेगी भी नहीं। लगभग 3 साल तक जो है वो ऐसे ही समय बीता। मैंने उस भैंसवर में गीता पढ़कर बिताया। शायद ये दुनिया की पहली भैंस थी जो इतने लंबे समय तक मुझसे गीता के प्रवचन सुनती रही। इस बीच हमारे जो प्रसिद्ध चौधरी सोमर चाचा थे वो बीमार पड़ गए। वे कोढ़ के रोग से ग्रस्त थे। अंधविश्वास के कारण दवा के नाम पर गांव के पोहारी बाबा जो थे वो अंगियारी से बनी हुई राख प्रसाद के रूप में दिया करते थे। यानी कि जो उनसे प्रसाद राख के रूप में मिलता था वो मेरे चाचा ग्रहण करते थे और अपने शरीर पर भी मलवाते थे। साथ ही जो चमारिया माई थी वो भूतों की भी पूजा की गई, लेकिन उनकी बीमारी पर कोई भी असर नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर शीघ्र ही फैल गई और हमारे घर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि जो चौधरी सोमर चाचा थे वो न्यायप्रिय व्यक्ति थे। लेकिन चौधरी चाचा की मृत्यु के बाद हमारे इलाके के दलित जीवन का एक अनोखा दौर समाप्त हो गया था। कुछ दिनों के बाद पास के एक गांव में गोना की बारात आई थी। बारात के साथ जो नटनी आई थी उसका जो मुख्य नचनिया था वो ही दूल्हा था।
यानी कि जो नचनिया था वो साड़ी पहनकर नाचने लगा। इस बीच गांव की एक अन्य लड़की से उसकी आंख टकरा गई। एक रात के अंधेरे में बारात छोड़कर उस लड़की को लेकर वो भाग गया। इसलिए अगले दिन दोनों पक्ष पंचायत के लिए हमारे घर पर आए। चौधरी चाचा के बिना यह पहली पंचायत थी। मुन्नर चाचा ने फैसला सुनाया कि नटनिया दूल्हे के साथ जो लड़की भाग गई है उसे उसके साथ रहने दिया जाए और गोने वाले लड़की की दूसरी शादी कर दी जाए, जिसका खर्चा भगोड़ा पक्ष देगा। इस तरह से यह मामला हल हुआ। लेकिन इस बीच हमारे घर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती की किसी भी व्यक्ति से बात करती तो पिताजी तुरंत ही उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगते और गंदी गंदी गालियाँ भी देना शुरू कर देते। कभी कभी तो वे मेरी माँ को फरूही से मारने दौड़ते। फरूही होता है जो खेतों में क्यारी बनाने के काम आती है। पिताजी के इस व्यवहार से मेरे मन में एक घृणा उत्पन्न होने लगी। एक बार सन 1961 की बात है, जाड़ों की बात है, तो मेरे पिताजी ने माँ को मारने के लिए फरूही लेकर दौड़े। तभी अचानक मैंने बहुत ज़ोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने भी मुझे उलटकर तमाचा मारा। उनका तमाचा इतना ज़ोर से था कि कुछ देर के लिए तो मैं चौंधिया सा गया। लेकिन इस घटना के बाद पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। आगे लेखक लिखते हैं कि 1961 की गर्मियों में गन्ने की फसल बोई जा रही थी। गन्ने के खेतों में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, किंतु सिंचाई के साधन बहुत ही कम थे। गांव में एक कुएं में एक पंडित का रहट अभी नया नया लगा था और ये जो पंडित जी हैं ये अपने रहट को किराए पर दिया करते थे। तो सभी गांव वाले बारी बारी उनका रहट किराए पर लेते थे। हमारे गांव वाले भी बारी बारी रात के समय किराए पर लेते थे और हमारी जो बारी आई थी वो रात के समय आई थी, इसलिए वहाँ रात भर लालटेन जलाकर रखना था। लेकिन मिट्टी का तेल समाप्त हो गया था, इसलिए रात के समय मुझे पास के टडवा गाँव की एक दुकान से मिट्टी का तेल लाने के लिए भेजा गया। जाते समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, लेकिन लौटते समय जंगली रास्ते से गुजरते हुए मुर्दिया बहुत ही डरावनी लगने लगी। अचानक कुछ दूर पीपल के पेड़ पर मैंने एक गिद्ध फड़फड़ाता हुआ देखा और मैंने काल्पनिक भूत की आशंका का शिकार हो गया। मैंने देखा कि ठीक मुर्दिया के बीच से एक काला व्यक्ति निवस्त्र बैठा हुआ लाठी के बराबर की ऊंचाई पर आसमान से मेरी तरफ चलता दिखाई दे रहा है। जब मैं खड़ा हो जाता तो वह आकृति भी आसमान में ही रुक जाती और जब मैं चलने लगता तो वह आकृति मेरी तरफ आने लगती। मैं डरकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जैसे तैसे हांफता हुआ रहट के पास आकर पहुंच गया। यह बात मैंने घर में किसी को भी नहीं बताई। चिंता तो इस बात की थी, अगर मिट्टी के तेल की बोतल गिर जाती और वो टूट जाती तो घर में मेरी बहुत दुर्गति होती। इन्हीं दिनों पिताजी के जो दूसरे नंबर वाले भाई हैं भंडारी चाचा, वो कलकत्ता के जूट मिल से रिटायर होकर घर वापस आए। उन्हें रिटायरमेंट के बाद 1760 रुपये मिले। घर के मालिक मुन्नर चाचा इन रुपयों को चोर डाकू से बचाने के लिए एक कपड़े में बांधकर उसी भैंसवर में पड़ी चारपाई पर मेरी पीठ के नीचे रख देते थे। मैं उन्हीं नोटों पर हफ्ते तक सोता रहता। सुबह होते ही मुन्नर चाचा इन नोटों को ले जाते थे। आगे लेखक लिखते हैं कि सन 1962 में गर्मियों के दिन थे। उस समय मैं 8वीं कक्षा में था। 8वीं कक्षा में कृषि विज्ञान की पढ़ाई हुआ करती थी। साथ ही हर छात्र को स्कूल के पास के मैदान में क्यारी बनाकर साग सब्जी और तरह तरह की फसल उगानी पड़ती थी। स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे श्री धर्मदेव मिश्र ने इन फसलों की देखरेख के लिए मेरी ड्यूटी लगा रखी थी। मेरे साथ 4 अन्य लड़के भी थे। हम लोग रात को स्कूल में ही सो जाते थे। एक दिन हम लोग होरा बुनने के लिए किसी के खेत से चना उखाड़ लाए। स्कूल की एक झोपड़ी थी जिसमें गन्ने की पत्तियां जलाकर होरा बुनने जा रहे थे। अचानक एक चिंगारी झोपड़ी के पर चिपक गई और झोपड़ी में आग लग गई। क्यारी के पास एक गड्ढा था जिसमें कि हमने पानी भरा हुआ था। इस पानी की मदद से हमने किसी तरह से आग को बुझाने में सफल हो पाए, लेकिन हम बहुत डर गए थे क्योंकि प्रधानाचार्य जो थे उनको हम ये बात कैसे बताएं। हमने डरते डरते उन्हें सारी बात बताई, लेकिन वो ये बात सुनकर हंसने लगे। इन दिनों गांव में अनेक शादी होने लगी थी।
हमारी दो चचेरी बहनों की भी बारात आने वाली थी। उन दिनों ब्राह्मण की शादियों में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। उन दिनों 8वीं पास होते होते मैं गांव में काफ़ी चर्चित हो चुका था। इसलिए दलित बस्ती के लोग कहने लगे कि अब गांव में बारात आने पर ब्राह्मणों की ही तरह दलित को भी शास्त्रार्थ करना चाहिए। एक दिन मेरी गुसैल चाचा की बेटी किस्मतिया की शादी थी। अगले दिन दोपहर में महफिल सजाई गई। गांव के दलितों की मांग पर मुझे कहा गया कि मैं बारातियों से शास्त्रार्थ करूं। शर्म से मेरा हाल जो है वो बेहाल हो गया था। वैसे तो कई वर्षों से रामचरितमानस का पाठ किया करता था, इसलिए मैं कांपते कांपते बारातियों से पूछा कि रामचरितमानस की पहली चौपाई क्या है। यह सुनकर सारी महफिल में सन्नाटा छा गया। तभी फेरू काका जोर से चिल्लाकर बोले, तुम बताओ बेटा। तभी मैंने चौपाई गाकर सुनाई। सभी ने तालियां बजाने लगे। तब से मैं शास्त्रार्थ के लिए काफ़ी मशहूर हो गया। तो बच्चों, ये तो था 5वां अध्याय। अब इसका है 6ठा अध्याय। 6ठा अध्याय इसका कौन सा है? चले बुध की राह। तो इस अध्याय में लेखक क्या लिखते हैं कि भविष्य में दार्शनिक उड़ान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। हमारे प्रिंसिपल थे धर्मदेव मिश्र, स्वयं एक कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम जो है वो कमलेश रखा हुआ था। हमारी कक्षा में उनका कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, लेकिन कभी कभी यूं ही वे कक्षा में आकर हिंदी साहित्य से संबंधित विषय पर चर्चा करने लगते थे। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्री शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। 9वीं कक्षा में हमें हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक थे पारसनाथ पांडे। वे बताते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी जो मेरे गांव के ही थे, वे कक्षा में अक्सर बताते थे कि राहुल जी जो थे वो बचपन में ही घर से भाग गए थे और कम्युनिस्ट बनकर रूस में रहते थे। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा का नाम लेकर कहते थे कि इसके अलावा भी उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल जी के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में इच्छा होती थी कि काश मैं भी उन जैसा होता। मेरे अंदर राहुल जी के प्रति एक आकर्षण सा पैदा होने लगा। मेरे मन में उनकी जो पुस्तक थी वोल्गा से गंगा पढ़ने की इच्छा हुई, लेकिन इस पुस्तक की अनुपलब्धता के कारण इसे पढ़ने की इच्छा और भी तेज हो गई। इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध वाले पाठ में वही पुरानी कहानी थी और उसके ज्ञान का मुख्य निचोड़ क्या था? दुनिया में दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है और दुख के निवारण का मार्ग भी है। यानी कि ये जो कहानी थी गौतम बुद्ध की, ये उसका निचोड़ था। बुद्ध के इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क पर एक छाप जैसी छोड़ दी। मैं बैरागी होकर घर से भागने की कल्पना में डूब जाता था। इसका एक कारण यह भी था कि अब मैं 9वीं कक्षा में था और 10वीं के बाद पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। हमारे उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई भी इंटर कॉलेज नहीं था। इस संकट से उभरने के लिए मेरे पास और कोई अन्य विकल्प भी नहीं था, इसलिए गौतम बुद्ध प्रिय लगने लगे। बस मन में एक धुन थी कि गौतम बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। इस दौरान 14 अप्रैल 1963 को चिरोयाकट थाने से सूचना आई कि जो प्रसिद्ध विद्वान है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का निधन हो गया है, इसलिए दोपहर बाद स्कूल की छुट्टी रहेगी। उनकी मृत्यु की खबर से हमारे स्कूल में जैसे मातम सा छा गया हो। कुछ दिनों बाद 9वीं कक्षा के इम्तिहान हुए और छुट्टियां हुई। छुट्टियों में एक ऐसी घटना हुई जो मेरे लिए यादगार बन गई। हमारे तांत्रिक रिश्तेदार के गाँव मगनपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र थे, किंतु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते लाल बहादुर जी जो थे वो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लाल बहादुर के घर घोड़ा पाला जाता था जो उनका इक्का खींचता था। एक बार इक्का खींचते हुए वह मेरे घर आ गया। वह कम उम्र में ही भयानक शराबी बन गया था। उस दिन वह मुझे चिरोया कोट ले गए और मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे शराब पिला दी। नशे की हाल में हम सड़क के किनारे जमीन पर लेटे रहे। रह रहकर मुझे ख्याल
आ रहा था कि जब घर वाले मुझे इस हाल में देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। लाल बहादुर बार बार बोलते समय मेरी माँ बहन का इस्तेमाल कर रहा था। इसके इस व्यवहार से आतंकित होकर मैं बिना कुछ बोले लड़खड़ाते हुए अपने गांव की ओर चल पड़ा। अभी मैं 50 कदम ही चला था कि पीछे से वह मेरे दोनों टांगों को पकड़कर बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगा। फिर हम दोनों इक्के पर बैठे और उसने मुझे मेरे गांव छोड़ दिया। मुझे देखकर घर वालों का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने ही ये मन में सोचने लगा कि अब तो मेरी पढ़ाई का छूटना निश्चित है। अब छुट्टियां भी बीतने लगी थी। जुलाई 1963 में 10वीं की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित था। घर वालों के विरोध के बावजूद भी मैं सुबह बिना कुछ खाए स्कूल चला गया। घर का वातावरण बहुत दूषित हो गया था। ऐसे में पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उन दिनों मुश्किल से 35% छात्र जो हैं वो पास हुआ करते थे। ऐसे में मेरे लिए एक छात्र चिंतामणि सिंह बहुत ही राहत के रूप में प्रस्तुत हुए। चिंतामणि जो थे वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। इनका कारण क्या था कि उसे मिर्गी के दौरे आते थे, इसलिए जो कक्षा में पढ़ाया जाता था वह मुझसे खाली समय में पढ़ाने को कहता था। मैं घर के जंजाल से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसे पढ़ाने के लिए सहमत हो गया। वह मुझे अपने घर ले गया। उसका घर जो था वो बहुत ही बड़ा था। वहीं रात में उसने मुझे इतना खाना खिला देता था कि सुबह तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। रात का खाना खाने के बाद वहीं एक कमरे में कुर्सी टेबल रखा गया, जिस पर बैठकर मैंने चिंतामणि को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने उसे लगभग 3 महीने तक पढ़ाया। 1964 का नया साल आने वाला था और आगामी मार्च में 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं होने वाली थी। इस दौरान मेरे लिए एक बहुत बड़ा संकट आया। 10वीं के फाइनल इम्तिहान के लिए फार्म भरे जा रहे थे, जिसकी कुल 30 रुपये फीस जमा करनी थी। मेरे लिए 30 रुपये जुटाना एक मुश्किल काम था। मेरी दुर्दशा देखकर हिंदी वाले अध्यापक जो थे सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं ही 30 रुपये फीस जमा कर दी और आश्वासन दिया कि अगर और भी ज़रूरत हो तो सहायता करते रहेंगे। परीक्षा का फार्म भरने के 1.5 महीने बाद यूपी बोर्ड इलाहाबाद से स्कूल पर सूचना आई कि हमें परीक्षा देने चेडेसर डिग्री कॉलेज जाना पड़ेगा। यह कॉलेज हमारे स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जाने वाले सड़क पर स्थित था। परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पहले चिंतामणि सिंह मुझे अपने साइकिल पर बैठाकर चेडेसर ले गया ताकि कहीं रुकने की व्यवस्था की जा सके। चिंतामणि ने अपने लिए एक कमरा किराए पर ले लिया, जिसका 1 महीने का किराया था 5 रुपये। चिंतामणि तो मुझे अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन मकान मालिक ने पहले ही यह कह दिया था कि किसी चमार सियार को रहने नहीं दिया जाएगा। मकान मालिक की इस शर्त से चिंतामणि जो है वो बहुत ही परेशान हो गया, इसलिए वे मुझे चंडेसर कॉलेज के दक्षिण में स्थित एक दलित बस्ती में ले गए। वहाँ एक परिवार के मालिक थे रूपराम। उन्होंने मुझे मुफ्त में पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रहने की इजाज़त दी, क्योंकि वे दलित छात्रों को इसी समस्या से परिचित थे। 29 मार्च को अंतिम परीक्षा के बाद मैं घर लौट आया और अब मेरी 3 महीने की छुट्टियाँ थीं। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि 10वीं के बाद पढ़ाई की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं था। इसके बाद चंडेसर या आजमगढ़ में टिककर पढ़ना संभव हो सकता था। अगर हम सोचा जाए तो कुल मिलाकर बस असंभव सा ही लगता था। अब परीक्षा फल का दिन भी नज़दीक आने लगा। उन दिनों परीक्षा फल देखने के लिए आजमगढ़ जाना पड़ता था। आखिरकार यह पता चला कि 18 जून 1964 को परीक्षा का जो है परिणाम अवश्य ही प्रकाशित हो जाएगा। और जब मैं परिणाम देखने जा रहा था तो हमारे स्कूल के सहपाठी करमवीर सिंह परिणाम देकर वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि चंडेसर कॉलेज के गेट पर एक आदमी 8 आना लेकर परीक्षाफल दिखा रहा है। मैंने 8 आना देकर जब उसे स्कूल का पन्ना देखने के कहा तो सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी की लिस्ट में मेरा अकेले का नाम था।
4 लड़के द्वितीय श्रेणी में थे और 8 लड़के तृतीय श्रेणी के पास हुए थे। यानी कि कुल मिलाकर 40 लड़कों में से केवल 13 लड़के ही पास हुए थे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात तो यह थी कि चिंतामणि फेल हो गया। चिंतामणि के फेल का दुख तो मुझे था ही, और साथ ही आगे की पढ़ाई को लेकर भी मेरे मन में बहुत ही चिंता बनी हुई थी। इसलिए मैं एक दिन के लिए अपने ननिहाल चला गया। वहाँ मेरे चचेरे मामा राम जो है वो आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि डीएवी कॉलेज में 11वीं में सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही दाखिला दिया जाता है और हर दलित छात्र को सरकार की तरफ से 27 रुपये का महीना वजीफा भी मिलता है, जिससे पढ़ाई का खर्च भी चल जाता है। लेकिन संकट तो यह था कि वजीफा जो है वो 6 महीने के बाद मिलता है। इस संकट में एक बार फिर से जो हिंदी के मेरे अध्यापक थे सुग्रीव सिंह, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे 30 रुपये देकर पढ़ाई आगे जारी करने के लिए कहा। तो बच्चों, ये तो था इसका 6वां अध्याय, और 7वां अध्याय है इसका आजमगढ़ में फाका कशी। देखिए, इस अध्याय में लेखक क्या लिखते हैं कि इस अध्याय में लेखक लिखते हैं कि किसी तरह से इक्के में सवार होकर मैं आजमगढ़ पहुंच गया। मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और इन्हीं विचारों के साथ मैंने अंबेडकर छात्रावास में प्रवेश किया, जहां पर राम खेवाल मामा मेरा इंतजार कर रहे थे। राम खेवाल मामा जो कि डीएवी कॉलेज में आजमगढ़ में प्रथम वर्ष के छात्र थे और लेखक के मामा थे। वो मामा ने कहा कि आज आराम करेंगे और कल यानी कि 2 जुलाई 1964 को डीएवी कॉलेज चलकर 11वीं दर्जे में नाम लिखवा दूंगा। अगले दिन मेरा दाखिला हो गया और 2-4 दिन बाद कक्षाएं भी शुरू हो गई। उस समय आजमगढ़ में शिवाली नेशनल कॉलेज बहुत ही मशहूर था, जिसमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी पढ़ाई किया करते थे। शाम को जब मैं वापस हॉस्टल आया तो वहाँ मुझे अजीब सा लगता था। इस प्रकार से हॉस्टल की जो व्यवस्था है वो डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, ताकि छुआछूत के कारण छात्रों को किराए पर मकान ना मिलने की समस्या को हल किया जा सके। लेकिन ऐसे हॉस्टल के मैनेजर प्राय महाभ्रष्ट होते थे। इस हॉस्टल में दलित छात्रों को मुफ्त में रहने का प्रावधान था, लेकिन मैनेजर बिना घूस लिए किसी को भी प्रवेश नहीं देते थे। मुझसे भी 10 रुपये घूस लेकर ही हॉस्टल में प्रवेश दिया गया था। पहले मुझे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। हमारे कॉलेज के 12वीं कक्षा के साइंस के एक छात्र थे, सनवारी राम 12वीं कक्षा के एक छात्र थे। सबसे पहले मैंने उनके मुंह से अंबेडकर के बारे में सुना था। सनवारी राम जो थे वो अंबेडकर हॉस्टल के ठीक सामने वाले मकान में रहते थे, लेकिन वो हर समय अंबेडकर हॉस्टल में आते जाते रहते थे। जो सनवारी राम थे, उन्होंने पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध उक्ति जाति विहीन समाज के बिन स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं से मुझे अवगत करवाया था। यानी कि ये जो अंबेडकर की पंक्ति है, इससे लेखक को सनवारी राम जी ने अवगत करवाया था। हॉस्टल में भोजनालय की भी कोई सुविधा नहीं थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार इसका प्रावधान था। इसमें रहने वाले छात्रों को आपस में ही पैसा इकट्ठा करके स्वयं ही मैस चलाते थे। लेकिन हॉस्टल के लगभग सभी बच्चे गरीब परिवारों से आते थे, तो जो बच्चे पैसा जमा नहीं कर पाते थे उनका मैस में खाना बंद कर दिया जाता था। इसलिए अनेक छात्रों के सामने यह बहुत ही विकट समस्या थी। हॉस्टल के सामने जो है वो डुक्कू नामक व्यक्ति के पकोड़ों की दुकान थी। ऐसी विकट समस्या में मेरा काम डुक्कू के पकोड़ों से चल जाता था, लेकिन वहाँ भी 3-4 दिनों से ज़्यादा उधारी नहीं चल पाती थी और पकोड़ी खाना बंद हो जाता था, जिसका मतलब था कि फाका कशी शुरू हो जाना। इस प्रकार आजमगढ़ में मेरी अनगिनत रातें फाका कशी से गुजरी हैं। अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता, लेकिन इसके बाद भी आजमगढ़ मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। शहर में रहने का अपना आकर्षण होता है।
इस दौरान मेरी पहली रेल यात्रा आजमगढ़ से बनारस तक संपन्न हुई। उन दिनों क्या होता था कि जो 15 अगस्त 26 जनवरी जो होता था उसमें तमाम छात्र 24 घंटे के भीतर बिना टिकट के, बिना किसी भी ट्रेन में बैठकर आपस के शहरों में यात्रा के लिए चले जाते थे। मैं भी अंबेडकर हॉस्टल के 3 सहपाठियों के साथ बनारस जाने के लिए रेल में बैठ गया। इस यात्रा में हमारे साथ दिलचस्प घटना घटी। क्या हुआ कि हमारे साथ शराब के नशे में चूर एक यात्री सफ़र कर रहा था। वह अपनी संपन्नता के बारे में बहुत डिंगे मार रहा था। शराब के नशे में उसने अपने मोजा निकाला और उसमें से 100 के 5 नोट निकलकर डिब्बे के फर्श पर गिर गए। वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें उठा लिया और शराबी को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर के बाद हम बनारस जंक्शन पर उतरे। हमारा एक सहपाठी यमुना प्रसाद उस आदमी के पीछे पीछे गया जिसने नोट उठाए थे और उसे पुलिस का हवाला देकर धमकाते हुए 500 रुपये में से अपना हिस्सा मांगा। उस आदमी ने डरकर उसे 200 रुपये दे दिए। यह देखकर हम सभी सहपाठी हैरान रह गए। उस समय यह बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। स्टेशन पर रात बीत जाने के बाद हम चारों सहपाठी ने तय किया कि हम सभी अलग अलग स्वतंत्र होकर शहर में भ्रमण करेंगे। इसलिए मेरे मन में सबसे पहले बनारस की गंगा, फिर काशी विश्वनाथ, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखने की इच्छा हुई। मैं रिक्शे वाले से पूछते पूछते पैदल ही जो है गंगा जी के घाट के किनारे पहुंच गया। एक साथ इतना पानी मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद मैं पास ही स्थित काशी विश्वनाथ के मंदिर के भीतर चला गया। मंदिर में प्रवेश करते समय मैं बहुत ही भयभीत था क्योंकि अपना जो जातीय ज्ञान था वह बहुत डराने वाला था। इसलिए मैं शिवलिंग से दर्शन करके शीघ्र ही मंदिर से बाहर आ गया। उसके बाद मैं पूछते पूछते BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। जब मैं BHU पहुंचा तो वहां पर शाम पट पर लिखा था कि आज BHU तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बीच स्टेडियम में हॉकी का मैच होगा। यह देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैं पूछते पूछते BHU के MP थिएटर स्थित स्टेडियम पहुंच गया। वहाँ बहुत ही भीड़ थी और नारे भी लग रहे थे। इस मैच में BHU की हार हुई जिसमें मुझे बहुत ही दुख हुआ। स्टेडियम की चक्करदार सीढ़ियों पर जहाँ मैं बैठ गया था वहाँ पर एक BHU लॉ कॉलेज का एक विद्यार्थी तपस्वी राम भी बैठा हुआ था और वो भी वहाँ पर बैठा हुआ मैच देख रहा था और मैं तपसी राम के पास जाकर बैठ गया। उसने मुझसे भाप लिया कि मैं जो हूँ BHU का छात्र नहीं हूँ। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो। मैं घबराते हुए सब कुछ मैंने उसे बता दिया। फिर बातें करने से मुझे पता चला कि वह भी दलित है और आजमगढ़ का ही रहने वाला है। इसलिए हमारा परिचय अच्छा हो गया और वे मुझे रास्ते में संस्कृत कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज की इमारतें दिखाते हुए अपने बिड़ला हॉस्टल ले आए जहां उनका निवास था। इस इमारतों को देखकर मैंने प्रण लिया कि हर हाल में मैं भविष्य में इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूंगा। अब शाम हो गई थी। इस विश्वविद्यालय ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया था कि जाने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन जाने की विवशता थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो संयोगवश मुझे वहाँ पर मेरे तीनों सहपाठी भी मिल गए। पूरे रास्ते मेरे मन में यही कल्पना उमड़ती रही कि किसी तरह से जल्दी से इंटर पास करूँ और BHU चला जाऊँ। अगर देखा जाए तो हमारे DAV कॉलेज का जो माहौल था वो अब कुछ ठीक नहीं था क्योंकि प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सभी लोग जो थे वो RSS से जुड़े हुए थे। बार बार हॉस्टल की मैस में खाना बंद हो जाता था। ऐसे में केवल एक ही सहारा था, सरकार से मिलने वाली 27 रुपये स्कॉलरशिप। लेकिन यह बहुत देर से मिलती थी। करीब 9 महीने के बाद मार्च यानी कि 1965 में पहली बार 6 महीने का स्कॉलरशिप के रूप में 162 रुपये मिले थे। मेरे लिए यह तो हाई स्कूल पास करने से भी ज़्यादा खुशी की बात थी। उस समय मेरी कक्षा के सबसे गहरे दोस्त थे देवराज सिंह। उनके बड़े भाई आजमगढ़ में सप्लाई ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी।
देवराज सिंह अक्सर मेरे अंबेडकर हॉस्टल में आ जाया करते थे और जब वे आते थे तो मैं हमेशा उनका स्वागत पकौड़ों से करता था। डीएवी कॉलेज में एक परंपरा थी कि स्कॉलरशिप का जो पूरा ब्यौरा है वो नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था, जिससे सबको यह पता चल जाता था कि किसको कितने रुपए मिले हैं। उस दिन भी मुझे 162 रुपये मिले, तो उसके अगले ही दिन देवराज सिंह मुझसे मिलने हॉस्टल आ गए। हमेशा की तरह मैंने उनका स्वागत डुक्कू के पकौड़ों से किया और उसके बाद हम दोनों एक शॉर्टकट रास्ते से कॉलेज के लिए रवाना हो गए। यह शॉर्टकट रास्ता जो था ये एक सुनसान मैदान से होकर जाता था। थोड़ी दूर जाने के बाद देवराज सिंह जो थे उन्होंने मुझसे पूछा, आप दोस्ती के लिए क्या क्या कर सकते हैं? यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी तो हुई, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि दोस्ती के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इतना कहते ही देवराज सिंह ने अचानक से मेरे सीने पर एक चाकू रख दिया और कहा कि जो तुम्हारे पास स्कॉलरशिप के 162 रुपये हैं उसमें से 81 रुपये जो हैं वो मुझे दे दो, नहीं तो अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं उसका यह परिवर्तित रूप देखकर भयभीत हो गया और 81 रुपये उसे सौंप दिए। मैंने शर्मिंदा होकर यह बात किसी को भी नहीं बताई, नहीं तो हॉस्टल में छात्र कहेंगे कि ठाकुरों से दोस्ती का ऐसा ही परिणाम होता है। मुझे तो इस वक्त इस चीज़ का डर था कि जब भी स्कॉलरशिप मिलेगी तो आधा हिस्सा देवराज सिंह को ही देना पड़ेगा, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं हुआ। इस घटना को बीते 45 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर कभी भी देवराज सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अगर कभी हुई भी होती तो भी मैं उसका स्वागत पकौड़ों से ही करता, जैसा कि पहले किया करता था। इस बीच कई बार बीएचयू से तपसी राम की चिट्ठी आती रही और वो मुझे बार बार आश्वासन देते रहे कि मैं आगे की पढ़ाई बीएचयू से ही अवश्य करूँगा। एक बार उन्होंने मुझे अपने गांव बुलाया। मैं 2 दिन उनके गांव में रहा। उनके घर बहुत मेरा स्वागत हुआ। पहले ही दिन बकरा काटा गया। उन दिनों जिसे बहुत करीबी समझा जाता था उनके लिए ही बकरा काटा जाता था। जब मैं उनके घर आजमगढ़ चलने को तैयार हुआ तो उनकी माँ ने मुझे 20 रुपये दिए और उनके पैर जैसे ही मैं छूकर आगे बढ़ा तो तपसी राम भी रो पड़े। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जब मैं अपने हॉस्टल वापस आया तो बीएचयू में पढ़ने की इच्छा को साकार होता देख मैं बहुत ही खुश रहने लगा। इस प्रकार आजमगढ़ में पहला 1 साल बीता। सरकारी स्कॉलरशिप ने दूसरे साल यानी कि 12वीं दर्जे की पढ़ाई को भी काफ़ी आसान कर दिया। सादा भोजन के लिए 27 रुपये महीने की जो रकम थी वो मेरे लिए पर्याप्त होती थी। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी चल रही थी। अब मार्च अप्रैल जो है वो 1966 में फाइनल परीक्षा होने वाली थी। बीएचयू में शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही थी, किंतु तपसी राम की दोस्ती के अलावा कोई अन्य सहारा मुझे नहीं था। मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था कि इम्तिहान के बाद की 2.5 महीने की छुट्टियों में कलकत्ता चला जाऊं और वहां कुछ काम करूं, जिससे कि मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूं और अपना नाम बीएचयू में लिखवा सकूं। मैंने इस मुर्दिया आत्मकथा के 7 अध्याय आपको करवा दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। आपके एग्ज़ाम्स के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।